नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कच्चा चट्टा में। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। साल 2023 का सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर वॉर है। हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे परमाणु बमों से सैकड़ों गुना विनाशक बम दिखाकर अमेरिका और रूस एक दूसरे को धमका रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है कि अमेरिका के अंदर लाखों की संख्या में परमाणु बम के साइड इफेक्ट से बचाने वाली दवाएं खरीद ली गई हैं। आखिर क्या होने वाला है साल 2023 में? क्या है व्लादिमीर पुतिन की न्यूक्लियर पिक्चर और क्यों अमेरिका में 50 से ज्यादा बड़े शहर रूस के टारगेट पर आ चुके हैं? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। क्या हुआ अगर परमाणु बटन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ? पुतिन के टारगेट पर दुनिया के कौन कौन से शहर होंगे और इन शहरों पर बम गिरा तो क्या होगा? न्यूयॉर्क, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, बर्लिन, शिकागो, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। यह नाम इसलिए क्योंकि पुतिन की रेंज इन शहरों तक है और अगर नेटो और अमेरिका ने उनके साथ न्यूक्लियर युद्ध शुरू किया तो पुतिन इन सभी शहरों को धूल में मिला देंगे। पुतिन का गुस्सा जलाकर राख कर देगा। ये बात बाइडेन भी जानते हैं, मैक्रोन भी जानते हैं, ऋषि सुनक भी जानते हैं और ओलाफ शॉल्स भी जानते हैं। पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह परख चुके हैं। अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी ने अपने उन ठिकानों की लिस्टिंग कर ली है जो पुतिन के न्यूक्लियर फोर्स के टारगेट बन सकते हैं। इनमें सबसे हाई प्रायोरिटी पर मिनटमैन लगे अमेरिका का मालस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस, मिनोट एयरफोर्स बेस, एफी वॉरेन एयरफोर्स बेस। इसके अलावा जिम क्रीक नेवल रेडियो स्टेशन, अमेरिका का स्ट्रैटेजिक मिसाइल परिसर स्ट्रैटकॉम एयरफोर्स बेस, पेंटागन, वाइटमैन एयरफोर्स बेस, नोराड, पीटरसन एयरफोर्स बेस, किटलैंड वायुसेना बेस, अल्बुकर्क, बार्क्सडेल, किंग्स बे नौसैनिक अड्डा हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर न्यूक्लियर बम वाला हमला हुआ तो अमेरिका के इन अड्डों वाले शहरों का क्या होगा? नेटो के शहरों का क्या हाल होगा? सबसे पहले बात अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क पर रूस से अगर परमाणु हमला हुआ तो वो लंबी दूरी की रेंज वाली मिसाइलों से होगा और अगर इस शहर के बीचों बीच न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो उसका नतीजा देख लीजिए। अगर हमला 500 किलो टन के न्यूक्लियर बम से हुआ, यानी ऐसा बम जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 30 गुना ताकतवर हो, तो क्या होगा? न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच इस धमाके से करीब करीब पूरा शहर खत्म हो जाएगा। न्यूयॉर्क पर बम गिरा तो शहर के सेंटर में सभी इमारतें धूल में तब्दील हो जाएंगी। पीले और लाल हिस्से में जो कुछ होगा वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस दायरे में हर इंसान मारा जाएगा। हरे रंग वाले हिस्से में रेडिएशन से लोग मारे जाएंगे। नीले हिस्से में भी इमारतें ढह जाएंगी। ऑरेंज रंग वाले हिस्से में, जिसमें एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग भी है, वहां जो भी होगा पूरी तरह जल जाएगा।
ऐसे हमले में न्यूयॉर्क की पहचान, यहाँ की स्काईलाइन जिसमें ट्रंप टावर भी होगा और वो तमाम बिल्डिंग होंगी जो हम हॉलीवुड मूवीज में देखते आए हैं, सभी जमींदोज हो जाएंगी। इस हमले में 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी, 11 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। पुतिन के पास ऐसी कौन कौन सी मिसाइल हैं जो न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती हैं, आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए परमाणु हमले में लंदन का क्या हाल होगा। लंदन के सेंटर में बम गिरने से 3 किलोमीटर बड़ा आग का गोला सब कुछ जलाकर राख कर देगा। रूस ने अगर लंदन पर मिसाइल दागी तो दावा किया गया है कि यह सिर्फ 3 मिनट के अंदर लंदन को दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। लंदन पर परमाणु हमला हुआ तो ब्रिटेन की संसद धूल में तब्दील हो जाएगी। यहाँ प्रधानमंत्री का निवास, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बकिंघम पैलेस से लेकर लंदन का ऐतिहासिक पुल सब ढह जाएंगे। इस हमले में 4 लाख से ज्यादा लोग फौरन मारे जाएंगे, जबकि 9 लाख की आबादी बुरी तरह जख्मी हो जाएगी। यानी उनके शरीर पर तीसरी डिग्री के जलने वाले जख्म होंगे। इनमें से भी ज्यादातर लोगों की कुछ देर बाद मौत हो जाएगी। पुतिन ने फरवरी में युद्ध की शुरुआत के बाद ही फौरन वार्निंग देते हुए अपना परमाणु तहखाना खोल दिया था। सवाल है कि क्या पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करेंगे? ये वो मिसाइल हैं जो इस वक्त पूरी तरह एक्टिव हैं। रूस के लगातार हमलों के बीच ज़ेलेंस्की की लाचारी, नेटो की मजबूरी और पुतिन पर लग रहे दादागिरी वाले इल्जाम और न्यूयॉर्क को परमाणु हमले के खिलाफ तैयार करने वाली बातें, इन सब को समझाने के लिए आपको दिखाते हैं पुतिन का परमाणु तहखाना, जिसमें मोबाइल लॉन्चर वाली इस्कंदर मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। बहुत ही घातक मिसाइल है ये। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल, रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। RS-36 जिसे पुतिन का शैतान भी कहते हैं, रेंज सबसे ज्यादा 16000 किलोमीटर। RS-28 सरमर, इसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन इनसे भी खतरनाक और पुतिन की सबसे बड़ी गेम चेंजर मिसाइल RS-24, जंगल में छुपते हुए आगे बढ़ता हुआ यह ट्रक ही इसका लॉन्चर है। इसकी एक लॉन्च टेस्टिंग पुतिन जंग शुरू होने से पहले दिखा चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान इसका असली प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकता है। पूरी दुनिया बस इसी डर से घबराई हुई है। RS-24 यार्स की रेंज 11000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये पुतिन की सबसे आधुनिक लैंड बेस्ड मिसाइल है। वहीं पुरानी UR-100 स्टेलेटो अब भी भरोसेमंद मिसाइल है। रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। पुतिन के ऑफिस ने तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। ये है टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 11,000 किलोमीटर। और इसी मिसाइल का नया वर्जन टोपोल M, बेहतर गाइडेंस के साथ इसकी भी रेंज 11,000 किलोमीटर है। अब सवाल है, ये टोपोल कहां तैनात है? टोपोल के दोनों वर्जन क्यों अमेरिका और नेटो के लिए खतरा हैं? टोपोल मिसाइल जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है, वो 8 सीक्रेट बेस से लॉन्च की जा सकती है। अमेरिका के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC शहर भी होंगे। न्यूयॉर्क का जो हाल होगा वो आप देख चुके हैं। अब वॉशिंगटन DC यानी अमेरिका की कैपिटल सिटी का हाल देखिए, क्योंकि ये पुतिन और रूस की मिसाइलों का प्राइम टारगेट कहा जा सकता है। वॉशिंगटन DC के सेंटर में व्हाइट हाउस जर्रे जर्रे में तब्दील हो जाएगा। अमेरिका की संसद पूरी तरह ढह जाएगी। वहां सुप्रीम कोर्ट का भी सर्वनाश होगा। पीले दायरे में सब कुछ पिघल जाएगा और ऑरेंज दायरे तक तबाही बहुत खतरनाक होगी।
वॉशिंगटन डीसी पर परमाणु हमला हुआ तो करीब 4 लाख लोगों की मौत होगी, जबकि 3 लाख लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। इन हमलों में जो बच भी जाएंगे वो धीमी मौत मरते चले जाएंगे। 15% लोग कैंसर का शिकार हो जाएंगे और फिर उनकी जान चली जाएगी। अमेरिका पर ऐसे हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क ऐसे शहर हैं जो दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर कहे जाते हैं। न्यूयॉर्क तो ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं, जहां की रौनक दुनिया भर में मशहूर है। टाइम स्क्वायर से लेकर मैनहट्टन की गगनचुंबी इमारतें, जहां बिजनेस सेंटर और अपना ऑफिस खोलना दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का ख्वाब होता है। जिस शहर की स्काईलाइन दुनिया हॉलीवुड मूवीज में देखती आई है, जहां का मल्टी स्टोरी मेट्रो नेटवर्क और उसमें रोज सफर करने वाले लाखों लोग, वो शहर जिसकी तरक्की देखकर दुनिया भर के देश अपने शहरों की प्लानिंग करते हैं। ऐसे शहरों पर परमाणु हमले की बातें हवा में नहीं की जा रही। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक दुनिया की तमाम मीडिया इसी सवाल को लेकर लेख छाप रही है। एक्सपर्ट अपने कमेंट दे रहे हैं। ये बताता है कि दुनिया पर न्यूक्लियर हमले के खतरे को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है। रूस की मीडिया में तो ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के पास परमाणु बम है, जिसका धमाका करके पूरा इल्जाम रूस पर डाला जा सकता है और फिर अमेरिका रूस की तरफ परमाणु हमले का आदेश दे सकता है। इन सभी फसाद की जड़ और न्यूक्लियर खतरे की शुरुआत यूक्रेन से हुई है और यूक्रेन पर हमले की तैयारी रूस ने 1-2 साल में नहीं की है। इसके पीछे 2014 के बाद का युद्धाभ्यास है, जो यूक्रेन बॉर्डर के आसपास ही किए गए हैं, जबकि रूसी नेवी की एक्सरसाइज ऐसी रही है कि नेटो के हाथ पैर कांपने लगे। ये रूसी ICBM बुलावा है, इसकी लॉन्चिंग देखी और फिर नेटो के खौफ को समझी। एक के बाद एक बुलावा मिसाइल लॉन्च हो रही हैं। एक मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल। बोरई क्लास की पनडुब्बी से ऐसी 16 मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। 8000 किलोमीटर तक वार करने वाली ऐसी हर एक मिसाइल 6 परमाणु बम से लैस की जा सकती है। 6 न्यूक्लियर बम, यानी 6 शहरों की इस तरह की तबाही। अगर टारगेट अमेरिका है तो अमेरिका के ऐसे 3 दुश्मन हैं जो उस पर परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। पहला है रूस, जिसकी मिसाइल पूरे अमेरिका को कवर करती हैं। दूसरा है चीन, जिसकी रेंज में भी पूरा अमेरिका है। और तीसरा है उत्तर कोरिया, जो अमेरिका के पश्चिमी तट पर बसे शहरों को मिट्टी में मिला सकता है। अब सवाल है कि इन तीनों में कौन सा देश इस वक्त अमेरिका को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक है, जो अमेरिका पर परमाणु हमला करने के फैसले से पीछे नहीं हटेगा। क्या वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, जिनकी मिसाइलों से अमेरिका डरा डरा सा रहता है? क्या वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, जिनकी खामोशी ही अमेरिका से लेकर ताइवान और जापान को डराने के लिए काफी होती है? या फिर उत्तर कोरिया की सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के ऑर्डर पर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है? किम जोंग उन ने अपनी मिसाइल लगातार दिखाई है। किम जोंग का हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा उनके किसी भी दुश्मन को डरा सकता है, खास तौर से जब किम जोंग को अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के टेस्ट पर खूब जश्न मनाते हुए देखा जाता है। सर्दियों में यूक्रेन का जो हाल व्लादिमीर पुतिन ने किया है, अब यूक्रेन में मिसाइल हमले की भी जरूरत नहीं है। बर्फी यूक्रेन के लिए जानलेवा मिसाइल बन चुकी है, लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन के आगे का प्लान भी तैयार यहां पर होकर सामने आ रहा है। यूक्रेन में ठंड के बाद वसंत आना है और ये वसंत सर्दियों से भी जानलेवा साबित हो सकती है। क्या है पुतिन का जनवरी, फरवरी और मार्च का ये पूरा वॉर प्लान, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए जरूर देखिए।
जेलेंस्की की उम्र 44 साल है। जेलेंस्की ने 44 सर्दियां देखी हैं, लेकिन जेलेंस्की अपनी जिंदगी में ऐसी पहली सर्दी देख रहे हैं जब यूक्रेन की सफेद बर्फ इंसान के खून से लाल हो रही है। पुतिन पावरफुल इंसान है और वो जानते हैं कि कुदरत भी उन्हीं पर कहर ढाती है जो कमजोर होते हैं। जैसा इस वक्त यूक्रेन का हाल है, लेकिन इस महाभयंकर विकट कष्टदायक बर्फीली सर्दियों के बीच यूक्रेन के सैनिकों का खून उबाल मार रहा है। जेलेंस्की के लड़ाके अपनी जमीन के एक एक इंच की हिफाजत के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहा रहे हैं। सदी की इस सबसे लंबी और बड़ी जंग का निर्णय जनवरी और फरवरी में होने वाला है। क्या है यूक्रेन के अंदर हार और जीत का कोल्ड फैक्टर, और क्यों सर्दियां ही तय कर देंगी यूक्रेन की जंग का भविष्य, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। ये सर्दियां यूक्रेन और रूस दोनों के लिए निर्णायक है। जनवरी और फरवरी की भीषण ठंड रूस की फौजों के लिए काल साबित होने वाली है। रूस के कई इलाकों में -8 डिग्री तक ठंड पड़ रही है। ऐसे में सैनिकों के लिए जंग लड़ने से ज्यादा जिंदा रहना जरूरी हो गया है। यूक्रेन की बर्फ ने रूस की सेनाओं के भारी तोपखानों को जाम कर दिया है। रूस के टैंकों के पहिए बर्फीले रेगिस्तानों में बुरी तरह से फंस चुके हैं। जगह जगह मौजूद बर्फ का दलदल रूस की सेना की रफ्तार भी धीमी कर चुका है। पुतिन को भी अंदाजा है कि उनकी फौज यूक्रेन के सफेद रेगिस्तान में फंसी हुई है। यूक्रेन के सबसे बड़े जनरल, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सेरेही शापताला को जंग का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। जेलेंस्की के मिस्टर भरोसेमंद माने जाने वाले शापताला ने जेलेंस्की को यह प्लान बताया है कि रूस की फौज आगे भले ही बढ़ रही है, लेकिन बर्फ आखिरकार रूस की फौज के लिए काल साबित होगी, और ठीक वैसा ही साबित भी हुआ है। इसका पूरा फायदा उठाते हुए यूक्रेन के सैनिक खंदकों, बंकरों में जाकर दुबक गए हैं। मौका पड़ने पर सूचना का लाभ उठाते हुए यूक्रेन के सैनिक ड्रोन की मदद से रूस के सैनिकों का काम तमाम कर रहे हैं। यूक्रेन के इतने बर्फीले हालातों में जनवरी और फरवरी के दौरान जब औसतन तापमान 6 डिग्री तक गिर जाएगा, तब रूस के सैनिकों के लिए लुहांस्क और डोनेत्स्क में भी अपनी सैनिक पोस्ट की सुरक्षा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन हालातों के लिए भी जेलेंस्की यूक्रेन को तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन के जर्नलों को अब भी उम्मीद है कि जनवरी और फरवरी में रूस की सेना और भी कई मोर्चों से पीछे हटने वाली है। ठंड के महीने को ध्यान में रखकर ही यूक्रेन के आर्मी जर्नलों ने 28 अगस्त 2022 से रूस की फौज के खिलाफ बड़े हमले शुरू किए थे। हमले के पहले ही 7 दिनों में यूक्रेन ने अपने कई शहर रूस से छीन लिए थे। यूक्रेन के ताबड़तोड़ अटैक ने रूस के सैनिकों को अपने सैन्य ठिकानों से पीछे हटने को मजबूर कर दिया। नीप्रो नदी के पश्चिम में इन गंभीर हालातों को देखते हुए रूस ने 9 नवंबर 2022 को खेरसोन से हटने का ऐलान करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। और यही वजह है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा भी फरवरी तक का इंतजार कर रहे हैं। During your visit, President Zelensky mentioned about peace summit, right? Can you tell us a little bit more about when exactly it will happen? For example, can we say about the next months? We are aiming at the end of February, when the war will kind of enter its second, or is expected to enter its second year. The idea of the peace formula is twofold. On the one hand, not to allow Russia to manipulate the issue of peace, because they regularly say that they are ready for negotiations, which is not true, because everything they do on the battlefield proves the opposite, proves to the contrary. They are not seeking peace.
दरअसल पुतिन की चालें ही खतरनाक होती हैं कि रूस की फौज का काम बेहद आसान हो जाता है। रूस की फौज के पास दूसरे विश्व युद्ध में जंग लड़ने का जबरदस्त अनुभव है। उन्हें पता है कि भीषण ठंड में जंग कैसे लड़नी है और खाली किए गए इलाकों को किस तरह से दोबारा हासिल करना है। पुतिन के जर्नल भीषण ठंड के बीच भी यूक्रेन की बिजली, पानी और गैस की सप्लाई को अपनी मिसाइलों के द्वारा ठप करवा चुके हैं ताकि यूक्रेन के अंदर ही जेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह हो जाए। पुतिन ने इसके अलावा भी सर्दियों में जेलेंस्की की आर्मी की घातक कमजोरियों को पकड़ लिया है। पुतिन ने यूक्रेन के हाई मार्स मिसाइल का कोड निकाल लिया है। रूस को यह पता चल गया है कि हाई मार्स -20 डिग्री तापमान में काम करना बंद कर देता है, यानी ठंड बढ़ी तो हाई मार्स रॉकेट सिस्टम पूरी तरह जाम हो जाएगा। -20 डिग्री मतलब ऐसी ठंड जब मशीन तक जम जाती है। ये हाई मार्स का पासवर्ड हैक करने जैसा है और पुतिन ने ऐसा करके जेलेंस्की को बहुत बड़ी टेंशन में डाल दिया है। इसका मतलब ये है कि ठंड बढ़ते बढ़ते हाई मार्स एक सिटिंग डक बनकर रह जाएगा। अंग्रेजी में ये टर्म ऐसे टारगेट के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसका शिकार बहुत आसानी से किया जा सकता है। रूस ने हाइमार्स के रॉकेट को भी जांचा परखा। उसके रॉकेट के हिस्से रूस के लैब में भेजे गए और उससे बहुत चौंकाने वाली बातें पता चली। हाइमार्स का रॉकेट माइनस तापमान के बाद दिक्कत करना शुरू कर देता है और रिपोर्ट है कि -15 से 20 डिग्री पर यह रॉकेट काम ही नहीं करता। इसलिए जेलेंस्की को फिक्र इस बात की है कि जब तापमान -20 डिग्री होगा तो हाइमार्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। यूक्रेन के कई हिस्सों में सर्दी के दौरान तापमान -25 से 30 डिग्री तक चला जाता है और यही वो वक्त होगा जिसका पुतिन को इंतजार है। ऐसे में ये रूस के जवाबी हमलों का टारगेट बन सकता है। इसलिए हाइमार्स के लिए आने वाली कड़ाके की सर्दी में छुपना भी आसान नहीं होगा। ठंड के महीनों में भी यूक्रेन के सैनिक लगातार अपनी सैन्य कुशलता के साथ प्रयोग कर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने एक कार के ऊपर एक मोबाइल सर्विलांस टावर बनाया है ताकि उन्हें तोपखानों के हमलों के लिए टारगेट का पता लगाने में मदद मिल सके। यूक्रेन की 127वीं प्रादेशिक रक्षा ब्रिगेड के लड़ाकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर सोवियत GAZ वोल्गा पर तोपों को समायोजित करने के लिए 18 मीटर का टावर तैयार किया है। Мы не видели, только слышали о том, что в Соединенных Штатах Америки, в штате Техас и вообще в целом штатах, которые граничат с Мексикой, иногда используют подобного рода штуки. Они поднимаются на 8-10 метров с очень высокоточной аппаратурой вверху, с эхолокаторами, там, с прочими достаточно модными девайсами, которые охраняют государственную границу. क्योंकि इलाका यूक्रेन का है, इसलिए यूक्रेन को बढ़त जरूर हासिल है और यूक्रेन इस भीषण ठंड को रूस के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, ये बड़ी बात होगी। जो ठंड का युद्ध के नतीजों में उलटफेर के लिए इस्तेमाल कर लेगा वही जंग जीतेगा। अगले 45 से 60 दिनों में ये पता चल जाएगा कि जनवरी की भीषण जंग किसको जीत दिलाने जा रही है। रूस और यूक्रेन की महाजंग में, महायुद्ध में एक तीसरे देश ने एंट्री यहां पर करने जा रही है और नाम है उस देश का बेलारूस। रूस से हासिल परमाणु मिसाइल इस्कंदर को बेलारूस ने यूक्रेन को टारगेट कर तैनात कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन एक नहीं 4 दिशाओं से यूक्रेन को घेर रहे हैं। आखिर पुतिन ने यूक्रेन की परमाणु घेराबंदी का क्या कुछ ये पूरा प्लान बनाया है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। यूक्रेन की जंग की आखिरी स्क्रिप्ट पुतिन ने लिख दी है।
पुतिन ने यूक्रेन की जंग में आखिरी हमले के लिए अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे को चुन लिया है। यूक्रेन की जंग में आखिरी वार रूस की धरती से नहीं बल्कि बेलारूस की धरती से हो सकता है। यूक्रेन की जंग में आखिरी वार रूस नहीं बल्कि बेलारूस कर सकता है। हथियार और निशाना पुतिन का, लेकिन कंधा लुकाशेंको का। यूक्रेन की जंग में सबसे अहम किरदार निभाने के लिए बेलारूस तैयार हो चुका है, लेकिन सवाल है कि बेलारूस ही क्यों? तो पहले जरा रूस और बेलारूस के संबंधों को जान लीजिए, उनके हुक्मरानों की दोस्ती को समझ लीजिए। बेलारूस यानी रूस का सबसे भरोसेमंद सहयोगी और पड़ोसी देश, जिस पर पुतिन आंख बंद कर भरोसा करते हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को पुतिन का सबसे बड़ा विश्वास पात्र कहा जाता है। पुतिन और लुकाशेंको के बीच दोस्ती ऐसी है कि पुतिन ने बेलारूस को रूस में मिलाने की जिद छोड़ दी और बेलारूस के हाथों में सौंप दी अपनी वो परमाणु बम ले जाने वाली इस्कंदर मिसाइल, जिससे नेटो भी खौफ खाता है। बेलारूस में रूस का ये सबसे विध्वंसक हथियार यूक्रेन में महातबाही मचाने के लिए तैयार है। बेलारूस ने ये ऐलान कर ज़ेलेंस्की की नींद हराम कर दी है कि रूसी इस्कंदर मिसाइल उसकी जमीन पर इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। बेलारूस के इस ऐलान के बाद यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। यूक्रेनियन इस बात से दहशत में है कि अब बेलारूस के आसमान से यूक्रेन में दाखिल होकर इस्कंदर मिसाइलें न जाने मौत का कौन सा खेल खेलेंगी। अपनी जमीन पर इस्कंदर मिसाइलों की तैनाती का ऐलान करने के साथ ही बेलारूस ने दुनिया को यह भी बता दिया कि उसकी सेना ने रूस से सिर्फ इस्कंदर मिसाइलें खरीदी ही नहीं है, बल्कि उसे चलाने की पूरी ट्रेनिंग रूसी मिलिट्री से हासिल कर ली है। यूक्रेन के लिए इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में अब बेलारूस की मुकम्मल एंट्री हो चुकी है, जिसका ऐलान खुद बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने किया है। बेलारूसी रक्षा मंत्रालय में आइडियोलॉजी के मुख्य निदेशालय के प्रमुख लियोनिद कालिंस्की ने कहा, आज इस्कंदर और S-400 सिस्टम वॉर ड्यूटी पर तैनात है और ये दोनों हथियार अपने वांछित टारगेट को निशाना बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो बेलारूस में तैनात इस्कंदर का टारगेट कौन है और कहां है, ये समझाने की जरूरत नहीं। इस्कंदर मिसाइलों का मुंह यूक्रेन की तरफ है और टारगेट सेट है। जरूरत है तो पुतिन के बस एक इशारे की, जिसके बाद इस्कंदर मिसाइलें यूक्रेन में आग बरसाएंगी। बेलारूस के हाथों उसकी जमीन पर इस्कंदर का लॉन्च पैड बनवाकर पुतिन ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। बेलारूस वो देश है जिसकी सीमा यूक्रेन और पोलैंड से मिलती है। पोलैंड एक नेटो सदस्य देश है जो इस जंग में यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहा है। पोलैंड ही वो देश है जिसकी जमीन का इस्तेमाल यूक्रेन में विदेशी हथियार पहुंचाने के लिए हो रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस समेत सभी नेटो देश पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिसके बूते ज़ेलेंस्की ने पुतिन को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। रूस ने अब से 6 महीने पहले जून में बेलारूस को इस्कंदर मिसाइल और S-400 सिस्टम देने का ऐलान किया था। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मुलाकात के दौरान अपने इन दो सबसे पावरफुल वेपन्स देने की हामी भरी थी। पुतिन ने तभी बता दिया था कि वो बेलारूस को इस्कंदर का न्यूक्लियर वॉरहेड केपेबल वर्जन देंगे। पुतिन ने अपने दोस्त से किया वादा निभाया और आज बेलारूस के पास परमाणु हमला करने वाली बाहुबली मिसाइल मौजूद है।
बेलारूस को पुतिन की इस सौगात से नेटो देशों के माथे पर पसीना आ गया था, क्योंकि बेलारूस में इस्कंदर और S-400 की मौजूदगी का मतलब है पोलैंड के रास्ते रूस पर हमला करने की रणनीति पर पानी फिर जाना। और अगर कभी नेटो के साथ रूस का युद्ध हुआ तो पोलैंड की धरती नेटो सेना का बेस कैंप नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह सीधे सीधे पुतिन की मिसाइलों के निशाने पर होगा। इसलिए पुतिन ने बहुत सोच समझकर बेलारूस को अपने दो सबसे ताकतवर हथियार सौंप दिए। अब पुतिन बेलारूस को और ताकतवर बनाने में जुटे हैं। बेलारूस की एयरफोर्स को रूस अपग्रेड कर रहा है, जिसके तहत बेलारूस के Su-25 लड़ाकू विमानों के बेड़े को अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि जमीन से परमाणु हमला करने में सक्षम बेलारूस हवा में भी परमाणु मिसाइलें ले जाने के काबिल बन जाए। रूस की इस्कंदर मिसाइल पुतिन की मिसाइल जखीरे का वो अचूक अस्त्र है जिसकी बेजोड़ मारक क्षमता से दुश्मन पल भर में धुआं धुआं हो जाता है। इस्कंदर मिसाइल को रूसी सेना में 2006 में शामिल किया गया था। रूस को इस्कंदर मिसाइल बनाने की जरूरत 1980 के दशक में तब महसूस हुई थी जब इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी पर साइन करने के बाद रूस की ओका शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पर बैन लगा दिया गया था। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को नेटो ने SS-26 स्टोन नाम दिया है। यह मिसाइल 500 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस्कंदर मिसाइल मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती है। इतनी स्पीड में ये दुश्मन के रेडार को चकमा देने का भी हुनर जानती है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में अलग अलग तरीके के हथियार शामिल होते हैं। इसमें क्लस्टर, म्यूनिशन, वॉरहेड, बंकर बस्टिंग के लिए एक अर्थ पेनिट्रेटर और एंटी रेडार मिशन के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस शामिल है। इसका लेटेस्ट वर्जन इस्कंदर M 2018 में लॉन्च किया गया। इस्कंदर M सिस्टम 2 सॉलिड प्रोपेलेंट सिंगल स्टेज गाइडेड मिसाइल है। इस सिस्टम की हर मिसाइल को पूरे उड़ान के दौरान कभी भी कंट्रोल किया जा सकता है। इनमें से सभी मिसाइलों में अलग न होने वाला वॉरहेड लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये मिसाइलें स्वतंत्र रूप से अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्हें नेस्त नाबूद कर देती हैं। इस्कंदर मिसाइल की इन्हीं खतरनाक खूबियों को देखते हुए बेलारूस के अलावा आर्मीनिया और अल्जीरिया ने भी इसे अपनी अपनी सेना में कमीशन किया है। इस तरह से इस्कंदर मिसाइल रूस समेत कुल 4 देशों की सेना में शामिल हो चुकी है। रूस की इस खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल कई जंग में हो चुका है। रूस जॉर्जिया युद्ध, सीरिया सिविल वॉर और नोगोर्नो कारबाख युद्ध में इस्कंदर अपनी विनाशकारी ताकत का ट्रेलर दिखा चुकी है। जबकि यूक्रेन में रूस ने इस्कंदर का इतना इस्तेमाल किया कि इसका स्टॉक ही खत्म हो गया, जिसके बाद रूस ने ईरान से सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों के आयात का ऑर्डर दिया। रूस ने जब यूक्रेन पर फरवरी में हमला बोला था, तब जंग में पुतिन का इरादा इस्कंदर मिसाइल के इस्तेमाल करने का बिल्कुल नहीं था। रूसी मिलिट्री अफसरों ने पुतिन को भरोसा दिलाया था कि वो हफ्ते भर में कीव पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन जब लड़ाई 2 महीने तक खिंच गई, तब पुतिन ने अपने मिसाइलों के जखीरे से इस्कंदर निकालने का आदेश दिया। रूस ने इस्कंदर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मारियोपोल में किया, जिसके बाद हंसता खेलता ये शहर कंक्रीट का कब्रिस्तान बन गया। दुनिया को अब समझ आ रहा है कि बेलारूस की सैन्य ताकत बढ़ाना पुतिन की जंगी रणनीति का अहम हिस्सा क्यों है। बेलारूस में रूस की परमाणु मिसाइल तैनात करने का मकसद क्या है? दरअसल पुतिन की बातचीत की अपील के तुरंत बाद बेलारूस में परमाणु मिसाइल की तैनाती हो गई। तो क्या यूक्रेन पर परमाणु हमले के लिए पुतिन ने बेलारूस की धरती को चुना है? बेलारूस में इस्कंदर मिसाइल की तैनाती से ठीक पहले पुतिन का मिन्स्क पहुंचना और अपने दोस्त अलेक्जेंडर लुकाशेंको से घंटों एकांत में रणनीति बनाना, इससे दुनिया भर में परमाणु हमले की चर्चा तेज हो गई है। युद्ध के दौरान पुतिन ने बेलारूस में पूरा एक दिन बिताया, तो समझा जा सकता है कि पुतिन का ये दौरा कितना अहम रहा होगा।
इस मुलाकात पर ज़ेलेंस्की पहले ही आशंका जता चुके हैं कि पुतिन अब बेलारूस को ही रूसी सेना के साथ जंग में शामिल करा सकते हैं। तो क्या ज़ेलेंस्की का शक अब सही साबित हो रहा है? क्या बेलारूस में इस्कंदर मिसाइलों के हमले से बेलारूस इस जंग में आगाज करेगा? इन खतरों को देखते हुए यूक्रेन ने अब बेलारूस से लगते अपने बॉर्डर को भी पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है।